आज का जो हमारा सेशन है वो फिशर ट्रॉप सिंथेसिस का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर होगा ये रिकॉर्डेड सेशन। इसका जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने फिशर ट्रॉप सिंथेसिस जो है उसके फिशर ट्रॉप प्रोसेस जो है उसकी हिस्ट्री, उसकी ओरिजिन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर जो उसमें मेन रिएक्शंस इन्वॉल्व थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। मेन रिएक्शंस के साथ सेकेंडरी रिएक्शंस को देखा था। फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं जो लो टेम्परेचर फिशर ट्रॉप सिंथेसिस में और हाई टेम्परेचर फिशर ट्रॉप सिंथेसिस में, उनको हमने थोड़ा सा ब्रीफली देखा था। उसके बाद हमने जो मेन चीज़ लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस की थी वो थी कि उसमें कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो कैटलिस्ट जो है कोबाल्ट और आयरन, आयरन में फर्दर जो है फ्यूज्ड आयरन एंड प्रेसिपिटेटेड आयरन, और फाइनली हमने जो एंड किया था वो यहाँ पर के कैटलिस्ट जो हैं इनका कंपैरिजन किया था हमने लो टेम्परेचर फिशर ट्रॉप सिंथेसिस के लिए। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं ये सेकंड सेशन को। तो ये भी आप लोग गो थ्रू कीजिएगा जो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे, और ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने ये ज़रूर कवर करने हैं। तो सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं एफटी सिंथेसिस रिएक्टर से। तो इसमें जो है हमारे पास फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, फिक्स्ड बेड रिएक्टर एंड स्लरी बबल कॉलम रिएक्टर्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर को देखें, इसकी असेंबली कुछ इस तरह से है। इसकी असेंबली कुछ इस तरह से है कि सिन गैस जो है हम बॉटम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इसमें जो स्टीम, यहाँ पर तो ये स्टीम शो किया हुआ है, एक्चुअली क्या होता है ये कूलिंग कॉइल होती है जिसमें वाटर पास करवाते हैं और फाइनली वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। ये येलो जो आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ये कैटलिस्ट के हैं जो फ्लूइडाइज्ड हो जाते हैं सिन गैस की स्पीड की वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और फाइनली जो आप टॉप से देख रहे हैं आपके पास एक ही स्ट्रीम निकल रही है जिसमें वेपर एफ्लुएंट भी होता है और लिक्विड एफ्लुएंट भी होता है। तो वेपर एफ्लुएंट जो है हम साइक्लोन सेपरेटर से रिमूव कर लेते हैं, लिक्विड एफ्लुएंट भी, और कैटलिस्ट जो है उसको दोबारा से ड्रॉ करके हम दोबारा से रिएक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर्स जो हैं ये कौन कौन से जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो डिज़ाइन कर रही हैं और कमर्शियली मार्केट कर रही हैं, जिसमें सेसोल सेस है, सेसोल सिंथोल है, ठीक है। इस और ये फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर जो है ये हाई टेम्परेचर फिशर ड्रॉप प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है। 350 डिग्री सी आयरन कैटलिस्ट यूज़ होता है, और नॉर्मली जो इसमें लिक्विड एफ्लुएंट्स में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो आपके पास है गैसोलीन, और इसके साथ आपके पास कुछ केमिकल्स भी आते हैं जैसे बेंजीन, टॉलुइन। उसको हम आगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे कौन कौन से केमिकल प्रोडक्ट्स भी हमारे पास एफटी सिंथेसिस के प्रोडक्ट्स में अचीव होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फिक्स्ड बेड रिएक्टर। इसकी असेंबली अगर देखा जाए तो एंटरिंग स्ट्रीम्स जो है बिल्कुल ऑपोजिट हैं लास्ट वन से। सिन गैस आप टॉप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो वेपर लिक्विड एफ्लुएंट है वो आप बॉटम से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। वेपर लिक्विड एफ्लुएंट जो है बॉटम से मूव कर रहे हैं। इसकी जो टेक्नोलॉजीज जो है प्रोवाइड की हुई हैं जिन जिन कंपनीज ने, एक तो शेल एसएमडीएस है और ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी है, ठीक है। और ये यूज़ होता है लो टेम्परेचर फिशर ट्रॉप सिंथेसिस के लिए। 220 टू 240 डिग्री सी टेम्परेचर रेंज होती है। कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अब मिडल डिस्टिलेट्स में जो मेजर कंपोनेंट प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो है डीजल। फिर फर्दर उसके साथ वैक्सेस भी आ जाते हैं। स्लरी बबल कॉलम रिएक्टर, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके पास अगेन बॉटम से सिन गैस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर का डिस्ट्रीब्यूटर नज़र आ रहा है जो गैस को यूनिफॉर्मली कॉलम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके ऊपर आपको कैटलिस्ट पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। टॉप से आपके पास वेपर एफ्लुएंट आ जाएगा। अगेन लिक्विड एफ्लुएंट को हम साइड पे ले जाते हैं जिसमें से हम कैटलिस्ट की सेपरेशन करके दोबारा से उसे रीयूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी इसकी जो इम्पोर्टेंट कंपनीज है, एक्सन मोबिल जो है ये बहुत एक पॉपुलर नेम है, और इन्होंने इन एक्सन मोबिल के तो कुछ प्लांट्स, इनिशियली एंग्रो का जो प्लांट था वो एक्सन मोबिल का था पाकिस्तान में, यूरिया का जो प्लांट है, फिर सेसोल एसपीडी, ये बहुत जो है इसमें पॉपुलर नेम्स हैं। बाकी भी इसमें जो टेक्नोलॉजीज दूसरी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं ये उनके ब्रांड नेम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे फिक्स्ड फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर की और सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर की। तो उसके बाद भी दो तीन और बेड रिएक्टर्स हैं।
तो उनको हम इंडिविजुअली जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे फ्लूइडाइज्ड बेड हमने पहले डिस्कस किया कि सिन गैस हमेशा बॉटम से और गैसियस एफटी प्रोडक्ट्स जो है टॉप से हम अचीव करते हैं। आप ये सेंटर पे देख रहे हैं कि हम वाटर को हम एक कॉइल के अंदर जो है उसमें से पास करवाते हैं, तो वो हीट जो रिएक्शन के अंदर इवॉल्व होती है उसकी वजह से वो सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी एक्चुअली क्या होती है, कूलिंग कॉइल होती है। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि ये गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और फाइनली आपके पास ये टॉप के ऊपर एक साइक्लोन सेपरेटर टाइप एक चीज़ शो की हुई है फिगर के अंदर। वो एक्चुअली क्या करती है कि गैसियस एफटी प्रोडक्ट्स के अंदर कैटलिस्ट को जाने से रोकती है। हम उससे पहले उसकी सेपरेशन करते हैं ताकि जो कैटलिस्ट हैं वो गैसियस स्ट्रीम के साथ ना मूव कर सके। सेकंड है आपके पास सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर। अच्छा, ये अब काफ़ी जो है ना वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जो इनिशियली वर्ल्ड वॉर टू के करीब करीब जो है इसको यूज़ किया गया था ज़्यादा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आपको दो चैम्बर हैं, एक ही चैम्बर में सेपरेशन होती हुई नज़र नहीं आ रही है आपको, दो आपको यूनिट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, सिन गैस हम बॉटम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे अगेन ये आपके पास एक कूलिंग कॉइल है जिसमें आप वाटर को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। कैटलिस्ट इसमें ट्रेंड हो जाता है, वो आपका फर्दर जो है एक ही स्ट्रीम जा रही है जिसमें गैसेस प्रोडक्ट्स भी हैं और कैटलिस्ट भी है। फिर वो जो नेक्स्ट ये जो यूनिट है इसके अंदर आकर साइक्लोन सेपरेटर लगाया हुआ है, जहाँ से आपकी गैस जो है पार्टिकल्स हैं वो मूव करके ऊपर चले जाएंगे और जो कैटलिस्ट पार्टिकल्स हैं वो उनका क्योंकि उनका जो वेट है ज़्यादा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो यहाँ से बॉटम पे आ जाएंगे, इस जगह पे आके वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे एफटी कैटलिस्ट जो है। और ये एक स्लाइड वॉल्व है जो इसे ओपन करके आप दोबारा सिन गैस के साथ जो है उस कैटलिस्ट को इस मेन एरिया में बेड रिएक्टर में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये बल्की एंड कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है और कैटलिस्ट सेपरेशन इसमें अगेन साइक्लोन की वजह से हो रही है। सॉलिड सर्कुलेटिंग कैटलिस्ट, इसमें भी सॉलिड सर्कुलेटिंग कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी ट्यूबुलर रिएक्टर या फिक्स्ड बेड। इसके अंदर जो है ना आपके पास एक बिल्कुल फिक्स्ड बेड है, कंसेंट्रिक ट्यूब्स हैं। अब ट्यूब्स के अंदर आपने जो है कैटलिस्ट को फिल किया हुआ है ट्यूबुलर शेप के अंदर, ठीक है। सिन गैस आप टॉप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एंड पे ये जो लिक्विड एफटी प्रोडक्ट्स हैं या गैसियस एफटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनमें से जो है कैटलिस्ट सेपरेशन, वैक्सीज एंड कैटलिस्ट सेपरेशन इज इजी। अब वो कैसे करते हैं वो यहाँ पे डायग्राम में तो शो नहीं किया हुआ। और अगेन इसमें देखें वाटर जो है आपका शेल के अंदर होता है, तो शेल के अंदर आप वाटर देते हैं जो कूलिंग पर्पज सर्व करता है, क्योंकि जो रिएक्शन के दौरान हीट जो है रिलीज होती है तो वो वाटर उसकी वजह से सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है द सिन गैस इज एंटरिंग फ्रॉम द रिएक्टर बॉटम। ये है स्लरी रिएक्टर्स, ठीक है। अगेन जो है सिन गैस बॉटम से है, यहाँ पे एक गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कूलिंग कॉइल है, स्लरी टाइप एक ये असम्बली है और यहाँ से आपके पास लिक्विड एफटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और ये गैसियस एफटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये उनकी थोड़ी सी सेपरेशन स्कीम लगी हुई है। अब इसमें जो है स्लरी रिएक्टर्स के अंदर वैक्सीज एंड कैटलिस्ट सेपरेशन इज डिफिकल्ट। इनको सेपरेट करना जो है डिफिकल्ट है। सॉलिड कैटलिस्ट अगर बेड के अंदर देखा जाए तो वो सस्पेंडेड और डिस्पर्स रहता है, ठीक है। ये अब टाइमलाइन कंपैरिजन है उन्हीं सब पिछले रिएक्टर्स का जिनको हमने डिस्कस किया है। तो हम देखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस टाइम के ऊपर इंट्रोड्यूस हुई और एडवांस रिएक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब ये द सेसोल सर्कुलेटिंग, ये जो है जो हमने सर्कुलेटिंग देखा था पहले, वो 1950s में शुरू हुआ, अभी भी कुछ हद तक यूज हो रहा है लेकिन काफी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हाई टेम्परेचर प्रोसेस के लिए था। फिर एक द ट्यूबुलर फिक्स बेड जिसके अंदर कंसेंट्रिक ट्यूब्स हैं और उनके अंदर कैटलिस्ट फील्ड है। ये प्री वर्ल्ड वॉर टू, मतलब वर्ल्ड वॉर टू से पहले और फिर अभी भी यूज हो रहा है ये लो टेम्परेचर प्रोसेसेस के लिए, लेकिन ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं। जो अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो लास्ट को 20-25 ईयर्स के अंदर डेवलप हुई हैं, उसमें है द सेसोल एडवांस सिंथोल रिएक्टर, ठीक है, और द सेसोल स्लरी फेज डिस्टिलेट रिएक्टर, ठीक है, हाई टेम्परेचर के लिए और लो टेम्परेचर के लिए। तो ये रीसेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो एफटी रिएक्टर की, रीसेंट बेड्स हैं जो बेड स्कीम्स हैं जो एफटी रिएक्टर की यूज हो रही हैं, एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजीज फॉर 21st सेंचुरी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो हमने इस सेशन के अंदर आज डिस्कस करनी है कि अगर हम एफटी सिंथेसिस को ब्रेक डाउन करें स्टेप्स में तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो रिएक्शन हो रहा है।
एक्चुअली क्या होता है हमारे पास एफटी सिंथेसिस में हमने देखा है कि जी सिन गैस है, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो उससे हम जो है हाइड्रोकार्बन्स की चेन बना रहे होते हैं, ठीक है। गैसोलीन में भी चेन है, C4 टू C10 तक है, फिर डीजल के अंदर भी इसी तरह चेन है, कार्बन चेन के, मतलब अल्केन्स हैं या अल्कीन्स हैं या ऑल्फिन्स हैं तो वो कार्बन चेन्स हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ही है। फर्स्ट थिंग क्या होती है कि जी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ना, जो आपने कैटलिस्ट प्रोवाइड किया हुआ है आयरन, उसकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स एड्जॉर्ब। फिर वहां से चेन इनिशिएशन शुरू होती है, चेन इनिशिएशन शुरू होती है, फिर वो चेन की ग्रोथ होती है कि ये 2 कार्बन तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 6 तक जाएगा या 10 तक जाएगा। इस चेन ग्रोथ को हम चेन प्रोपगेशन भी कहते हैं। फिर थर्ड होता है कि अच्छा जी अब चेन पूरी ग्रो कर गई है उस कंपाउंड की, तो अब जो है वो चेन टर्मिनेशन, फिर प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट सरफेस से डिसॉर्प्शन होती है उसकी, और री एड्सॉर्प्शन एंड फर्दर रिएक्शन। ये भी एक स्टेप है जो बाद में होता रहता है। लेकिन ये आपके पास जो है ना, ये फर्स्ट 5 स्टेप्स, इसके अंदर जो है आपके जो है हाइड्रोकार्बन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास ये एक डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FTS मैकेनिज्म के नाम से। तो इसको मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें, और ये हो सकता है कि जो हम डिस्कशन सेशन रखें उसमें आपके क्वेश्चंस का सबसे बड़ी वजह यही हो डायग्राम। तो देख लेते हैं इसको। ये आपका कैटलिस्ट है, ठीक है, लेट्स से ये आयरन कैटलिस्ट है, ठीक है, और ये ग्रे कलर का, इसके ऊपर आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो 2 प्रोटॉन्स की फॉर्म के अंदर डी एड्जॉर्ब हो गई है, सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गई। फर्दर क्या हुआ कि वो आपस में चेंज करने के बाद एक जो है वो CH बन गया और सेकंड जो है हाइड्रोक्साइल, ठीक है, हाइड्रोक्साइल आइन बन गया, ठीक है जी। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास इर्द गिर्द अवेलेबल विसिडिटी के अंदर हाइड्रोजन प्रोटॉन है, वो अगर कंबाइन कर जाएगा हाइड्रोक्साइल के साथ तो वो वाटर यील्ड कर देगा। अच्छा, अब एक तो ये साइकिल है कि जिसके थ्रू ये रीजनरेशन होती रहती है, इसके अंदर भी कुछ चीजें चलती रहती हैं, वरना यहाँ से आगे जो इंपॉर्टेंट है ये दूसरे साइकिल में एंटर हो रहा है। अब ये जो CH अटैच हुआ हुआ है कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर, वो अगेन कोई हाइड्रोजन प्रोटॉन को जो है वो अपने साथ एब्जॉर्ब करवा लेगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, CH और H, ये दो जो है सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH2। अब यहाँ से आपके पास चेन ग्रोथ, ये चेन इनिशिएशन हो गई, फिर अब चेन ग्रोथ शुरू होगी। चेन ग्रोथ में क्या होगा आपके पास कि जी CH2 और बहुत सारे जो हैं आके वो इसी तरह कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर अटैच होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है CH2N, हो सकता है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या 10 हो, तो ये N जो है उनके नंबर को शो करेगा। फाइनली क्या है, जब वो चेन बन जाएगी, चेन टर्मिनेशन होगी, और टर्मिनेशन के ऊपर एंड पे क्या रिजल्ट करेगा, या तो वो आपको अल्कीन्स दे देगा CnH2n, या वो आपको अल्केन्स दे देगा CnH2n+2, और फिर जो है सरफेस ओपन हो जाएगी, फिर दोबारा सरफेस के ऊपर CH अटैच हो जाएगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये देखें ये दो चीजें अटैच हुई हुई थी, ये दोबारा से जो है फिर दोबारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बना देंगी, ठीक है, उसके बाद जो है और वो वही शेप दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक साइकिल है, ये थोड़ा सा मिनिमम होता है, लेकिन जिसकी वजह से आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स, वो ये वाला साइकिल, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं इनोल मैकेनिज्म। इनोल मैकेनिज्म एक्चुअली क्या है, देखें यहाँ पे, तो ये एक आयरन कैटलिस्ट है, इसकी सरफेस के ऊपर क्या हुआ, CO कैमीजॉर्ब नॉन डिसोसिएटिवली, CO डिसोसिएट नहीं हुई, कंबाइंड जो है वो आयरन के साथ जो है वो कैमीजॉर्ब हो गए, ठीक है जी। फिर आपके पास इर्द गिर्द जो है सिन गैस के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, जो कार्बन है उसके साथ उसने जो है इस तरह फॉर्मेशन बना दी, एक हाइड्रोक्साइल आइन और एक H, इसी तरह जो है हाइड्रोक्साइल आइन और एक H, अच्छा दो मॉलिक्यूल्स यूं अटैच हो गए। फिर क्या हुआ, फिर ये जो सारा स्ट्रक्चर इसके ऊपर एब्जॉर्ब हुआ है, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल डिड्यूस हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो ये दो कार्बन एटम्स आपस में जो है इनका बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया। जब ये बॉन्ड एस्टेब्लिश हुआ तो आपके पास जो है क्या बन गया, C2HOH, C2HOH जैसी असेंबली बन गई। अच्छा, अगेन इसमें क्या हुआ, इसमें जो है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फिर ऐड हो गया।
अब जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो ये क्या हुआ कि जी एक आयरन एटम से कार्बन एटम डिटैच हुआ और ये CH3COH। अब एक ही आयरन एटम के ऊपर जो है ये देखें, ये चेन ग्रोथ शुरू हो गई। अब ये दो की, पहले एक एक कार्बन, फिर वहां से दो कार्बन, अब ये ग्रोथ शुरू हो गई, ये चेन ग्रोथ हो रही है। अब ये जो एक आयरन फ्री रह गया, इसके ऊपर दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड केमिजॉर्ब हो गई, ठीक है। और अगेन जो है फिर दोबारा से जैसे ऊपर वाला साइकिल है वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर हाइड्रोजन ऐड हुई, हाइड्रोजन ऐड होने के बाद फिर जो है वाटर मॉलिक्यूल निकला और फिर हाइड्रोजन ऐड हुई, ठीक है। और फिर दोबारा इस स्टेप पे आ जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ कि दो चीजें, CO हाइड्रोजनेट्स टू CHOH एंड CH2OH, दो तरह के उसमें जो है हाइड्रोजनेट होती है, ठीक है। चेन इनिशिएटर कौन सा आपका इसके रेडिकल बनता है, CHOH जो है वो चेन इनिशिएटर होता है। और जो चेन प्रोपोगेटर्स हैं वो CHOH भी प्रोपोगेटर भी है, CH2OH भी, ये भी प्रोपोगेटर है। तो ये दो प्रोपोगेटर हैं। चेन प्रोपोगेशन इज बाय डिहाइड्रेशन। अब देखिए जो डिहाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल निकले। अब यहाँ पे देखिए ये चेन इनिशिएशन है, इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल निकला तो ये चेन प्रोपोगेशन हो रही है। तो ये आपके पास डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तब आपके पास ये CROH बन जाता है। चेन टर्मिनेशन टू एल्डिहाइड इज बाय डिसऑर्प्शन। अगर एल्डिहाइड बन रहा है फाइनली आपके पास कंपाउंड, तो वो डिसऑर्प्शन होगी। किधर ये चेन टर्मिनेशन टू अल्केन, अल्कीन एंड अल्कोहल इज बाय हाइड्रोजनेशन। जो फाइनल आपका कंपाउंड जो है लीव करेगा कैटलिस्ट सरफेस पे, अगर वो अल्केन, अल्कीन और अल्कोहल है तो वो हाइड्रोजनेशन से थ्रू करेगा। तो ये आपने इनोल मैकेनिज्म जरूर करना है कवर, ये बहुत इजी है। इसको आप एक दफ़ा खुद भी गो थ्रू करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ कैसे ऐड हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये CO इंजर्शन है, ठीक है। इसको आप किसी हद तक कर लीजिएगा, ये भी इजी है, ठीक है। CO केमी एब्जॉर्ब नॉन डिसोसिएटिवली, ठीक है। CO इंजर्शन यहाँ पे ये शो की हुई है और इसी तरह ये भी वैसे ही प्रोपोगेट करता है। इसमें उसने एक और चीज़ शो की हुई है, अल्फा हाइड्रोजनेशन क्या है, बीटा हाइड्रोजनेशन क्या है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में चला जाता है, लेकिन ये आपने दो डायग्राम्स करनी है, एक इनोल मैकेनिज्म और ये CO इंजर्शन मैकेनिज्म। कार्बाइड मैकेनिज्म आप इसमें रहने दीजिए, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डायग्राम इसी में रखूंगा स्लाइड्स के लिए, ठीक है। और अल्केनाइल भी आप मैकेनिज्म जो है इसमें से आप देख सकते हैं, लेकिन ये असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने जो बात करनी है वो है प्रोडक्ट सिलेक्टिविटी। तो हमारे पास दो तरह की FT सिंथेसिस प्रोसेसेस हैं, एक लो टेम्परेचर है, एक हाई टेम्परेचर है। दोनों में हमारे पास प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट आते हैं। लो टेम्परेचर में अगर आप देखें तो आपके पास जो है हैवी ऑयल ज़्यादा आते हैं, आई मीन डीजल जो है वो ज़्यादा आता है हमारे पास लो टेम्परेचर फिशर ट्रॉप सिंथेसिस पे। तो सबसे ज़्यादा हैवी ऑयल्स एंड वैक्सीज की जो है सेलेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है 48। हाई टेम्परेचर फिशर ट्रॉप में आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है आपके पास गैसोलीन। देखें उसकी सेलेक्टिविटी 36 के करीब है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट सेलेक्टिविटी शो करती है कि आपके पास किस रेंज में किस तरह का जो है आपके पास जो है प्रोडक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हमने एक चीज़ इसमें कंपेयर करनी है, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट डिफरेंट कैटलिस्ट दिए हुए हैं चार, और उनको हम जो है चार वेरिएबल्स पे कंपेयर करेंगे, प्राइस, FT एक्टिविटी, वाटर गैस शिफ्ट एक्टिविटी, हाइड्रोजनेशन एक्टिविटी। तो सबसे पहले है निकल। निकल जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, मतलब रीजनेबल है। FT एक्टिविटी इसकी मॉडरेट है, वाटर गैस शिफ्ट एक्टिविटी इसकी एवरेज है, और हाइड्रोजनेशन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सिंपल हाइड्रोजनेशन भी करनी हो आपने, जैसे ये घी की करते हैं आप, घी बनाते हैं या ऑयल बनाते हैं, तो उसमें भी हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो वहाँ पे भी निकल कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो इसकी हाइड्रोजनेशन एक्टिविटी बहुत अच्छी है। सेकंड हम बात करें आयरन, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है FT रिएक्टर्स में, तो उसकी प्राइस जो है कम है, चीपर है, ठीक है जी। FT एक्टिविटी वो भी मॉडरेट है। वाटर गैस शिफ्ट एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, बनिस्बत निकल के बाकी सब के, ठीक है, उसकी वाटर गैस शिफ्ट एक्टिविटी भी ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रोजनेशन एक्टिविटी कम है, ठीक है। कोबाल्ट की बात करें तो वो आयरन से एक्सपेंसिव है, निकल से जो है लिटिल बिट जो है वो ऑन द चीपर साइड है, ठीक है। FT एक्टिविटी उसकी इन दोनों से ज़्यादा है, और वाटर गैस शिफ्ट एक्टिविटी उसकी एवरेज है, प्लस माइनस, और हाइड्रोजनेशन एक्टिविटी जो है वो अगेन जो है वो भी रीजनेबल है। फिर लास्ट आपके पास दिया हुआ है रूथियम, ये इन सबसे एक्सपेंसिव है,
FTA एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा है, और वाटर गैस शिफ्ट एक्टिविटी इसकी एवरेज है। हाइड्रोजनेशन एक्टिविटी जो है अगेन इसकी वो भी मतलब जो है रीजनेबल आप कह सकते हैं, ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए तो। नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस करना है FTS इकोनॉमिक्स। FTS इकोनॉमिक्स में देखें जी, कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। कैपिटल कॉस्ट, अगर आपने कोई फिशर क्रॉप सिंथेसिस का प्लांट लगाना है तो 50 to 65% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज ड्यू टू कैपिटल कॉस्ट। अच्छा, और अगर वो नेचुरल गैस फीड स्टॉक यूज़ करेगा तो उसकी थोड़ी सी लोअर साइड पे होगी, मतलब $10 पर बैरल जो है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से जो है उसकी कैपिटल कॉस्ट आएगी। और अगर वो कोल और बायोमास फीड स्टॉक यूज़ करेगा तो वो उससे डबल हो जाएगी, $20 पर बैरल। इसी तरह ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट जो है 20 to 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज ड्यू टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। और अगेन इसी तरह जो नेचुरल गैस फीड स्टॉक है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, लेकिन जो कोल वाला है और बायोमास वाला है उसमें आपको एक तो साइज रिडक्शन भी करनी पड़ जाती है समटाइम्स, फिर उसके अलावा आपको सल्फर रिमूवल के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या अगर उसमें नाइट्रोजन कंटेंट है, और फिर फाइनली आपके पास जो ऐश आएगी, ऐश रिमूवल के लिए भी कोल और बायोमास के अंदर कुछ ना कुछ क्या कहते हैं आपको असेंबली डिजाइन करनी पड़ेगी। इस वजह से उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी और कैपिटल कॉस्ट भी दोनों ज्यादा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, वेस्ट और स्टैंडर्ड रिसोर्सेज आर प्रेफर्ड। कोशिश तो यही होती है कि चीपर सोर्स मिल जाए हमें या वेस्ट मिल जाए, ठीक है, बायोमास जो है नॉर्मली वेस्ट होता है। एट मार्केट वैल्यू नेचुरल गैस की जो प्राइस है देखें सबसे ज़्यादा है, यहाँ मार्केट वैल्यू में $45 पर बैरल है, ठीक है, कोल की इससे कम है और बायोमास की जो है कॉस्ट वो इससे कम है। वो चीपर फ्यूल्स हैं लेकिन उनकी क्वालिटी भी लो है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म देखेंगे, सिन क्रूड अपग्रेडिंग। अच्छा, आपके पास जो FT रिएक्टर के बाद जो लिक्विड प्रोडक्ट आता है उसको हम नाम देते हैं सिंथेटिक क्रूड का, ठीक है। उसकी फिर फर्दर हमें जो है ना उसकी रिफाइनिंग और उसके अंदर से अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना पड़ता है। तो कुछ और टर्म्स होती हैं, एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन। आप क्या करते हैं जी, टर्मिनल ऑल्फिन्स, ऑक्सीजनेट्स एंड FT वैक्स हैव हाई वैल्यूज, ठीक है, उनको आप सेपरेट एक्सट्रैक्शन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। हाइड्रो क्रैकिंग कन्वर्ट्स वैक्स इनटू लिक्विड फ्यूल। जो आपके पास हैवी वैक्स हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं उनको लिक्विड फ्यूल्स में ये हाइड्रो क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू, ये भी रिफाइनरी में भी हो रहा होता है जहाँ पे आपके पास कन्वेंशनल क्रूड जो है उससे आ रहे होते हैं। ओलिगोमराइजेशन जो है कन्वर्ट्स लाइट ऑल्फिन्स टू लिक्विड फ्यूल। अदर रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं, अल्काइलेशन, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, ये सारे जो सारी एक्टिविटी है ये नॉर्मल रिफाइनरी में भी होती है। पॉलीमराइजेशन, अच्छा आपके पास जो है इसमें प्रोडक्ट्स में गैसियस कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जैसे इथिलीन है और प्रोपाइलीन है। अब इन दोनों से आपके पास जो है अगर इनकी पॉलीमराइजेशन करें तो पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन, ये बहुत एप्लीकेशन वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हम अचीव कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन, प्रोमोटेड प्रोमोटेड फ्यूल स्टेबिलिटी। हाइड्रोजनेशन भी की जाती है ताकि फ्यूल स्टेबिलिटी अचीव हो, क्योंकि वो जो है आपके अनसेचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, अल्केन्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनकी फ्यूल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। फिर दो टर्म्स आ जाती हैं, अपग्रेडिंग वर्सेस रिफाइनिंग। इनमें क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन अपग्रेडिंग एंड रिफाइनिंग इज दैट अपग्रेडिंग प्रोडक्ट्स अपग्रेडिंग प्रोड्यूसेस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आते हैं, फाइनल प्रोडक्ट नहीं आता। लेकिन जो रिफाइनिंग के टर्म है ना वो ऐसा यूनिट होगा, सेशन होगा जिसके बाद आपके पास मार्केटेबल प्रोडक्ट आ जाए, फाइनल, या आप जिसे कहें मार्केटेबल का मतलब ये होता है कि बस उसे जी अब डिस्पैच करना है और वो जो है मार्केट के अंदर सेल होने के लिए रेडी है, ठीक है। अच्छा, द को LTFT सिन क्रूड कैन बी ब्लेंडेड विद क्रूड ऑयल डिराइव्ड डीजल फ्यूल। अच्छा, जो हमारे पास सिन क्रूड से डीजल आता है उसको हम जो नॉर्मल क्रूड ऑयल जो है उसके डीजल के साथ जो उसमें से जो डीजल प्रोड्यूस होता है उसमें मिक्स करके ब्लेंड्स के तौर पे आप उसे ये गैस स्टेशन पे सेल कर सकते हैं, ठीक है, गाड़ियों में यूज कर सकते हैं। फिर पैराफिन, वैक्सेस, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, उनकी आप जो है फर्दर रिफाइनिंग करके उनको जो है उनको भी मार्केट कर सकते हैं। It is consequently more appropriate to identify three levels of syn crude to produce conversion। अच्छा, थ्री लेवल्स जो इसमें कौन कौन से हैं? अपग्रेडिंग, in upgrading all the products are intended for further refining before becoming final products। अपग्रेडिंग करते हैं, हर एक की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं ताकि जो कमर्शियल स्टैंडर्ड है, लेट से ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है उसकी इतनी विस्कोसिटी हो जाए, उसके अंदर इतने वाले हाइड्रोकार्बन होंगे तो ठीक है, इट्स ओके,
तो आपके पास ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो FT सिंथेसिस के बाद आया उसकी बिल्कुल वैसी ही कंडीशन हो, तो आप उसकी अपग्रेडिंग करेंगे। पार्शियल रिफाइनिंग, व्हेन पार्शियल रिफाइनिंग टेक प्लेस एटलीस्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिफाइंड, कुछ उसमें से जो है ना ले लेते हैं कि जी अब ये जो है ना ये फाइनल फॉर्म में है, और बाकी जो है उनको हम ब्लेंडिंग के लिए भेज देते हैं कि भाई इनको ब्लेंड करके ये फाइनल फॉर्म में बन जाएंगे। स्टैंड अलोन रिफाइनिंग, ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्टैंड अलोन रिफाइनरीज आर फाइनल प्रोडक्ट्स। अब ये जो स्टैंड अलोन रिफाइनरीज खड़ी होती हैं उनमें से जो भी सारे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, ये जो आप एंड लाइन पे आ रहे हैं ये सारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी। फ्यूल वर्सेस केमिकल्स। अच्छा, अब एफटी रिएक्टर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स आए वो आपके फ्यूल नेचर के हों, कुछ केमिकल नेचर के भी होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिनोल, बेंजीन, नेफ्थलीन, मेथनॉल, ये भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन ये कम क्वांटिटी के अंदर आपके पास आ रहे होते हैं। फिर इसी तरह गैसेज में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, अब ये फ्लेमेबल नहीं है, ये फ्यूल सर्व नहीं करती, लेकिन ये भी आपके पास प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, सम अदर सल्फर एंड नाइट्रोजन बेस्ड केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपके पास केमिकल नेचर के आप बाय प्रोडक्ट्स कह सकते हैं जो उसके साथ आ रहे होते हैं। अच्छा, अब ये कुछ कंपैरिजन शीट्स एंड टेबल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद नहीं करने, लेकिन इनमें से अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग के लिए, आंसर देने के लिए आपको जो है एक आदि कंपैरिजन के लिए जो है एक फैक्टर लिखना है और उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो देखें अब इसमें क्या है, फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है जी प्रॉपर्टी, के जी उसके अंदर कौन कौन से पैराफिन्स हैं, नेफ्थलीन्स हैं, ओल्फिन्स हैं, एरोमेटिक्स हैं, ऑक्सीजनेट्स हैं, वो उसकी क्वांटिटी क्या है। अच्छा, फर्स्ट जो हमारा है फ्यूल, वो कहाँ से आ रहा है, किस प्रोसेस से, एच हाई टेम्परेचर फिशर ट्रॉप सिंथेसिस। सेकंड जो है लो टेम्परेचर फिशर ट्रॉप सिंथेसिस, और थर्ड जो है क्रूड ऑयल ओरिजिन से। और नीचे आपको वो कंपनीज भी दी हुई हैं, ए जो है वो सेसोल एडवांस सिंथोल, ठीक है, बी जो है शेल मिडल डिस्टिलेट सिंथेसिस से। अच्छा देखें, अब पैराफिन्स की बात करें तो वो क्रूड ऑयल में मेजर प्रोडक्ट होता है, एलटीएफटी में भी मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, लेकिन एचटीएफटी में वो कम है, ठीक है। इसी तरह अगर ऑल्फिन्स की बात करें तो वो मेजर प्रोडक्ट है एचटीएफटी में, लेकिन दूसरों में नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम और बात करें ऑर्गेनो मेटेलिक्स की, तो वो तीनों के अंदर मौजूद हैं, दो के अंदर कार्बोक्सिलेट्स की फॉर्म में, एक में फॉस्फेराइंस की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेट रन नेफ्था प्रॉपर्टीज ऑफ सिनक्रूड एंड क्रूड ऑयल, ठीक है। इसमें हम सारी प्रॉपर्टीज नहीं कर सकते, बॉइलिंग रेंज और आरओएन, आरओएन का मतलब है ऑक्टेन नंबर, ठीक है, फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या है। तो अगेन एच टी एफ टी ए, एल टी एफ टी ए, एल टी एफ टी बी, अरेबियन लाइट क्रूड, अरेबियन लाइट के भी आगे दो दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखें कि बॉइलिंग रेंज अगर देखी जाए तो जो फिशर ट्रॉप से हमारे पास आते हैं, उस नेफ्था आता है या गैसोलीन आता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है, लेकिन जो अरेबियन लाइट है उसका ऑन द लोअर साइड है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर देखें तो हाई टेम्परेचर एफ टी जो है वो गैसोलीन ज़्यादा देता है, ठीक है, उसमें मेजर प्रोडक्ट होता है तो उसका नेफ्था का जो ऑक्टेन नंबर है वो ज़्यादा है। एल का कम है, और अरेबियन लाइट में एक का ज़्यादा है और एक का कम है। कंपैरिजन ऑफ द हाइड्रोजनेटेड स्ट्रेट डिस्टिलेट प्रॉपर्टीज ऑफ सिन क्रूड एंड क्रूड ऑयल। अच्छा, अगेन हम जो है अब जो है क्या कहते हैं, ये डीजल की प्रॉपर्टीज जो है, डीजल की प्रॉपर्टीज जो है वो हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, एक एच से आया हुआ है, एक एल से, और एक अरेबियन मिक्स से। तो एच और एल वालों का बॉइलिंग पॉइंट जो है अरेबियन मिक्स वाले से कम है, उसकी रेंज कम है, वो जल्दी जो है वो वेपराइज हो जाएगा। C10 नंबर की बात करें तो आपके पास एल में मेजर आपके पास जो है क्या कहते हैं डीजल आ रहा होता है, तो इसलिए उसका C10 नंबर ज़्यादा है, और एच का कम, सॉरी, एच का जो है वो कम है। और अरेबियन मिक्स की बात करें तो वो भी इसके करीब करीब ही रेंज में है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये है क्वालिटेटिव इंडिकेशन ऑफ रिफाइनिंग एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फ्रैक्शंस एंड अबंडेंस ऑफ C3+ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, एफर्ट टू रिफाइन कितनी चाहिए, नेफ्था को अगर रिफाइन करना है डिफिकल्ट है, रेजिड्यू को रिफाइन करना है डिफिकल्ट है, एलपीजी को रिफाइन करना है ईजी है, ठीक है। फर्दर जो है उसकी कितनी क्या कहते हैं अबंडेंस कितनी है, अब एलपीजी एचटीएफटी में बहुत ज़्यादा है, नेफ्था एचटीएफटी में बहुत ज़्यादा है, एलटीएफटी में जो है वो कम है, रेजिड्यू ज़्यादा है, ठीक है। अरेबियन लाइट में भी रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर वो हैवी वो हाइड्रोकार्बन है या डीजल टाइप कह सकते हैं, ठीक है।
अब सेपरेशन प्रोसेस नीडेड बाय सिन क्रूड एंड क्रूड ऑयल रिफाइनरी कौन कौन से चाहिए होते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो क्रूड ऑयल आपका वैसे नेचर से आता है उसके अंदर सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है, 2 to 10% तक हो सकता है, तो आपको उसकी डिसॉल्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन जो सिन क्रूड है जो एफटी से आता है उसकी आपको डिसॉल्टिंग नहीं करनी पड़ती, उसमें सॉल्ट नहीं होता। फिर आपको एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन दोनों की करनी पड़ती है, ठीक है। वैक्यूम डिस्टिलेशन आपको सिन क्रूड की नहीं करनी पड़ती क्योंकि इसके अंदर जो है ना हैवी कंपाउंड्स बहुत कम होते हैं, हैवी हाइड्रोकार्बन बहुत कम आते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल में ज़्यादा आते हैं, इसलिए वैक्यूम डिस्टिलेशन भी करनी पड़ जाती है। सॉल्वेंट डी एस्फाल्टिंग जो है वो क्रूड ऑयल की करनी पड़ती है, इसकी नहीं करनी पड़ती। एसिड गैस ट्रीटमेंट जो है वो सिन क्रूड की नहीं करनी पड़ती, क्रूड की करनी पड़ती है। और एक्वस प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपके एफटी वाले में होते हैं। बायोमास अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा है मॉइस्चर, तो आपको इसकी करनी पड़ेगी। क्रूड ऑयल में जो है मॉइस्चर कम होता है इसलिए उसकी नहीं करनी पड़ती। तो ये एक हमारा सेशन था आज, जो एफटी का रिमेनिंग सेशन था। आई होप कि इसको भी मैं जो है ना जल्दी अपलोड कर दूंगा आज, तो आप लोग इसको गो थ्रू कीजिएगा। फिर इसके ऊपर हम एक लाइव डिस्कशन सेशन रख लेंगे गूगल मीट का, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेरीज हैं उसको आंसर करूं, ताकि आप जो है इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें इस टॉपिक को। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।